गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र विषय में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है उसका अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय की गणना कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देखें कि राष्ट्रीय आय क्या है। किसी भी एक देश में यानी किसी भी राष्ट्र में उस देश के द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे हम उसके राष्ट्र की आय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 3 विधियां सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये पहली विधि देखिए कौन कौन सी विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें राष्ट्रीय आय की 3 विधि हमें दिखती है। तो इसमें पहली विधि उत्पादन विधि, जिसे मूल्य संवर्धन विधि भी कहते हैं। इसे प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड इंग्लिश में कहते हैं। आय विधि इनकम मेथड और व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले इन तीनों विधि में क्या चीज़ कॉमन है ये देखिए। इन तीनों विधि में राष्ट्रीय आय समान होगी। इन तीनों विधि से आप कभी भी राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी वो समान होगी। तो इन तीनों विधि में राष्ट्रीय आय समान होगी, यानी उत्पादन विधि से आप जो राष्ट्रीय आय ज्ञात करेंगे वही आपको आय विधि से ज्ञात होने पर प्राप्त होगी और वही आपको व्यय विधि से ज्ञात होगी। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर कुल राष्ट्रीय आय बराबर कुल राष्ट्रीय व्यय। ठीक, यानी जीएनपी बराबर जीएनआई और जीएनई। ठीक, जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनआई कुल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, कुल राष्ट्रीय व्यय। अब देखिए राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो एक देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मूल्य, साधनों को प्राप्त आय। साधन कौन कौन से हैं हमारे पास, भूमि श्रम है ना, ये हमारे साधन हैं, भूमि श्रम पूंजी। तो ये देखिए मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ, ये क्या है, ये उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय है। तो के बराबर होता है, यानी देखिए यहाँ उत्पादन के मूल्य साधनों को प्राप्त होने वाली आय के बराबर होते हैं और उस आय को व्यय कर सकते हैं। यानी उत्पादन के साधनों का उपयोग करके जिन वस्तुओं का निर्माण करके जिन्हें बेचा जाता है, तो उस वस्तु को बेचने से जो उत्पादक है उसे कोई आय प्राप्त होगी। ठीक, या जो भी उत्पादन के साधन हैं जिनका प्रयोग करके उत्पादन किया गया है उनको आय प्राप्त होगी। तो उस आय को फिर कौन खर्च करेगा। देखिए उत्पादन होता है, उत्पादन होने के बाद ये उत्पादन साधनों को आय के रूप में प्राप्त होती है। यानी उत्पादन कार्य में लगे हुए जितने भी साधन हैं उनको अपनी क्षमता के प्रयोग के बदले में आय प्राप्त होती है। तो ये आय फिर क्या होता है, व्यय होता है। यानी जो आय प्राप्त करता है, उत्पादन के साधन जो आय प्राप्त किए हैं उस आय को फिर अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को पूरा करने के लिए, अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए वो उसको व्यय करते हैं। ठीक, अब वो व्यय करते हैं तो ये व्यय हो गया। अब ये किससे व्यय करने का मतलब वो अपनी आवश्यकता की वस्तु को खरीदे, वो किससे खरीदते हैं, वो उत्पादक से खरीदते हैं। तो इस प्रकार ये सर्कल चलता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये आपको क्लियर हो गया राष्ट्रीय आय क्या है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हमारी है उत्पादन विधि। तो हम उत्पादन विधि पे आते हैं। उत्पादन विधि क्या है। उत्पादन विधि, इसमें 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य की गणना करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, देखिए 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य की गणना करते हैं। इसके विभिन्न क्षेत्र के उत्पादन की मात्रा को, विभिन्न क्षेत्रों यानी उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में जितना भी उत्पादन की मात्रा होती है, उत्पादन की जो मात्रा होती है उसको बाजार कीमत से गुणा करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें कुल मूल्य प्राप्त होती है उस वस्तु की जिसे हमें राष्ट्रीय आय में शामिल करना है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास एक काल्पनिक सारणी है जिसमें उत्पादित वस्तु हम क्या रखें, A, B, C, D, E। ठीक, ये 5 प्रकार के हमारे पास उत्पादित वस्तुएं हैं।
इसके उत्पादन की मात्रा यहाँ दी हुई है, देखिए 20, 30, 10, 40 और 10। ये जो वस्तुएं उत्पादित हुई यानी ए वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित हुई है, ए वस्तु की 20 मात्रा उत्पादित हुई है और उसकी कीमत 2 रुपये है बाजार में। तो उसकी कुल कीमत कितनी होगी, हम उसकी मात्रा से उसकी कीमत को गुणा कर देते हैं तो उसका हमें कुल मूल्य मिल जाता है। तो इसी प्रकार ए वस्तु का कुल मूल्य 20 गुणित 2 किए, इन दोनों को किए तो हमको ये प्राप्त हो गया। 30 से 8 को गुणा किए तो हमको ये प्राप्त हो गया। 10 से 6 को गुणा किए तो हमको ये प्राप्त हो गया। 40 से 4 को गुणा किए तो हमें ये प्राप्त हुआ और 10 से हम 2 को गुणा किए तो ये प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि हमें कुल मूल्य प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, उत्पादन की मात्रा से उसकी बाजार की कीमत से हम गुणा किए तो हमें कुल मूल्य प्राप्त हुआ। तो ये जो उत्पादित वस्तु है ए बी सी डी ई जो वस्तु है उसका कुल मूल्य क्या हुआ, उसका कुल मूल्य 520 हुआ। ये 520 क्या है, यही 520 हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसी जीएनपी से यदि हम ह्रास को माइनस कर देते हैं, आगे हम देखेंगे इसी जीएनपी से यदि हम ह्रास को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है एनएनपी प्राप्त हो जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अर्थव्यवस्था को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य उत्पादन, वन, और पशुपालन, इन क्षेत्रों को हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वह डायरेक्ट वस्तु हमें प्राप्त होती है इसमें। ठीक है, तो कृषि से हमें अनाज प्राप्त होता है, मत्स्य उत्पादन, वन, पशुपालन, ये सबसे हमें उत्पादन के, हमें उपभोग की वस्तुएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्पादन विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमें अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, मत्स्य उत्पादन, वन, पशुपालन को रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र है जिसमें हम निर्माण एवं विनिर्माण, निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्रों को रखते हैं। तो इसमें निर्माण एवं विनिर्माण का मतलब है कि जैसे सड़क निर्माण, लोगों के रहने के लिए आवास का निर्माण, बांध का निर्माण, तो इस प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं उन्हें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाओं को रखा गया है, सभी प्रकार की सेवाओं को रखा गया है। ये सेवा कैसे हो, कौन कौन सी हो सकती है, ये सेवाएं हो सकती है, बैंकिंग सेवा हो सकती है, बीमा सेवा हो सकती है, चिकित्सा हो सकती है, शिक्षा हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार का हम देखते हैं कि तीन क्षेत्रों में हम उत्पादन के क्षेत्र को विभाजित करते हैं। अब यदि हम इन तीनों क्षेत्रों को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, यदि हम इन तीनों क्षेत्रों को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा। ठीक है, यदि हम इन तीनों क्षेत्रों के आय को जोड़ देते हैं,
ठीक है। तो इन तीनों क्षेत्रों को, प्राथमिक क्षेत्र से हमें जितनी भी आय प्राप्त हुई है या प्राथमिक क्षेत्र से जितने भी उत्पादन हुए हैं उसके से जो प्राप्त हुआ है हमें राशि, द्वितीयक क्षेत्र से जितना उत्पादन हुआ है और तृतीय क्षेत्र से जितना उत्पादन हुआ है, इन सभी को यदि हम जोड़ देंगे तो हमें सकल राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन प्राप्त होता है और द्वितीय क्षेत्र से जो उत्पादन प्राप्त होता है और तृतीय क्षेत्र से जो उत्पादन प्राप्त होता है। इन तीनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है, इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है GNP। ठीक है, GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। अब यदि ये हमें प्राप्त हो गया, अब यदि इसके आधार पर अब हमें क्या प्राप्त करना है, अब हमें प्राप्त करना है NNP। NNP ही क्या हो जाता है, हमारा राष्ट्रीय है, ये ही हमारा राष्ट्रीय आय है। तो इसको पूरा क्या कहेंगे हम, ये पूरा कहलाता है हमारा NNP कहलाता है शुद्ध या निवल राष्ट्रीय आय। ठीक, देखिए इसके ये हमें इन तीनों क्षेत्रों के, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन, द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन और तृतीय क्षेत्र के उत्पादन को जब हम प्लस करते हैं, योग करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है ये GNP प्राप्त होता है। और GNP के आधार पर ही हम NNP ज्ञात करते हैं, इसके आधार पर ही हम ये ज्ञात करते हैं। तो जब हम GNP से अगर हमें NNP ज्ञात करना है, NNP ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, GNP से हमेशा मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। ठीक, मूल्यह्रास या घिसावट जो भी होगा उसे हम माइनस कर देते हैं। यदि हम NNP ज्ञात करना है तो देखिए आपको NNP ज्ञात करना है तो हम GNP में से मूल्यह्रास ज्ञात कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमें NNP ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यदि हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, किस पर, उत्पादन विधि पर, तो हमको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सावधानियां भी हम कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसे सावधानियां भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे विशेष ध्यान देने वाली, ध्यान देने योग्य बातें भी बोल सकते हैं। ये वो बातें हैं जिसको हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे पहला है हमारा दोहरी गणना। दोहरी गणना, ये दोहरी गणना क्या है, दोहरी गणना का मतलब है कि किसी भी वस्तु के मूल्य को हम 2 बार काउंटिंग में ना लें। ठीक है, इसका आपका अभी हम एक उदाहरण हल करेंगे, उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो आप यहाँ दोहरी गणना का अर्थ समझ लीजिए कि किसी भी एक वस्तु का मूल्य 2 बार काउंटिंग में नहीं आना चाहिए। दूसरा है हमारा अंतिम वस्तुओं का मूल्य। अंतिम वस्तुओं का मूल्य, अंतिम वस्तुओं का मूल्य से क्या तात्पर्य है, यानी जो वस्तु अंत में मार्केट में बिकी है, बाजार में बिकी है, जिसके बाद उस वस्तु का उपभोग कर लिया गया है, तो उस कीमत को हम अंतिम वस्तु का मूल्य कहते हैं। यानी जो वस्तु एक, जब अंत में वो बिकने के बाद जिस मूल्य पर वो वस्तु बिकी है, उसके बाद उससे और किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाएगा, उस वस्तु का उपभोग कर लिया जाएगा, तो इसीलिए उसे अंतिम वस्तुओं का मूल्य कहते हैं। तीसरा है हमारा मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग। मूल्य संवर्धन विधि, मूल्य
संवर्धन विधि। मूल्य संवर्धन विधि देखिए, उत्पादन विधि को ही मूल्य संवर्धन विधि कहते हैं। यानी उत्पादन के क्षेत्र का यदि हम लेते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को देखते हैं, तो वहाँ पर मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग होना चाहिए। यानी ये कौन सी विधि है? इसमें किसी भी वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है उसको ध्यान में उस विधि को उसको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है। चौथा है हमारा मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होगा। ये चौथा पॉइंट है, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होगा। मध्यवर्ती वस्तु क्या है? मध्यवर्ती वस्तु का मतलब है कि यदि किसी वस्तु का उपयोग आप कुछ और बनाने के लिए कर लिए हैं, जैसे कि किसान गेहूं का उत्पादन किया, अब ये गेहूं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, परंतु उस गेहूं को किसान ने उस गेहूं को यदि उपभोक्ता स्वयं खरीद के उसको घर में रोटी बना के खा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अंतिम वस्तु हो गई। तब हम गेहूं के मूल्य को ले लेंगे। तब वहाँ पर देखिए गेहूं का उसका सीधा क्या हुआ, उससे आटा बना और उपभोक्ता ने उसका सीधा उपभोग किया। ठीक। परंतु यदि उस आटे का उपभोक्ता न करके कोई एक बेकरी वाला उससे ब्रेड बना लेता है, उसके बाद उपभोक्ता उस ब्रेड का उपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? देखिए मध्यवर्ती वस्तु क्या बनी? यहाँ पे आटा बनी, है ना। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि कोई भी वस्तु जो मध्यवर्ती है, जो किसी मूल वस्तु जो है या कच्चा सामग्री जो है उसके साथ किसी और वस्तु का उसको परिवर्तित करके फिर उसके रूप और गुण में और परिवर्तन करके फिर उसको उपभोक्ता के पास पहुंचाया जा रहा है, तो उस प्रकार के मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को हम शामिल नहीं करेंगे। तो इन चारों को हम ये जो 4 पॉइंट है हमारे पास, सावधानियां या विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको हम एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम दोहरी गणना की परिभाषा देखते हैं। दोहरी गणना क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना में किसी भी वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार, ध्यान रखेंगे ये एक से अधिक बार शामिल करना दोहरी गणना कहलाती है। ठीक। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इससे बचना चाहिए, किससे? दोहरी गणना से। किसी भी वस्तु के मूल्य को 2 बार उसमें काउंटिंग नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मूल्य वृद्धि विधि क्या है? तो अब हमें सामने देखिए ये एक टेबल है, इस टेबल से हम दोहरी गणना को भी समझेंगे, मूल्य वृद्धि विधि को भी समझेंगे, ठीक, और मध्यवर्ती वस्तु को भी समझेंगे। तो देखिए ये एक टेबल है जिसमें आपको दिख रहा है प्रक्रिया, यानी कोई एक वस्तु बनने के लिए वो कितनी प्रक्रियाओं से गुजर रही है। तो यहाँ प्रक्रिया 1, प्रक्रिया 2, प्रक्रिया 3, प्रक्रिया 4। अब इस प्रक्रिया में क्या वस्तु का उत्पादन हो रहा है? यहाँ वस्तु का उत्पादन हो रहा है गेहूं का। किसका उत्पादन हो रहा है? गेहूं का। गेहूं का उत्पादन कौन करता है? किसान। ठीक, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। अब गेहूं का उत्पादन हुआ तो गेहूं किसान ने किसको भेजा? मिल वाले को बेचा, मिल मालिक को बेचा, मिल मालिक ने उससे आटा बनाया। आटा बना के यदि इसका उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता। तो ये यही प्रोसेस खत्म होता है। परंतु यदि इस आटे को बेकरी वाले को बेचा जाता है और बेकरी वाला उससे ब्रेड बना के बेचता है, ठीक है, तो आप देखिए गेहूं किस में कन्वर्ट हुआ? आटे में कन्वर्ट हुआ। आटा किसके पास गया? बेकरी वाले के पास गया, और बेकरी वाले ने अंत में उससे क्या वस्तु बनाई? ब्रेड। तो अंतिम वस्तु ये कहलाई। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ दिखता है कि ये अंतिम वस्तु का भी हमने इसमें पढ़ा था कि अंतिम वस्तु का मूल्य इसमें शामिल होना चाहिए। तो ये अंतिम वस्तु है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गेहूं को किसान ने गेहूं का जो मूल्य बेचा उसका मूल्य कितना था? 200। यानी ये इस गेहूं का मूल्य 200 था। आटे का मूल्य 600। यानी किसान ने गेहूं को कितने में बेचा? 200 रुपये में। किसान से मिल मालिक ने आटे को कितने में बेचा? 600 में।
मिल वाले ने उस आटे को बेकरी वाले को कितना में बेचा, 900 में, और उसके बाद उस बेकरी वाले ने उसको ब्रेड बना के उसका मूल्य कितना हो गया, 1200। तो ये देखिए कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में वो कन्वर्ट होते आए, अंत में उसमें ब्रेड बना और उसकी कीमत 1200 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु देखते हैं। इसमें हमने देखा था मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, गेहूं के लिए, गेहूं से यहाँ तक आने में ये पूरा यहाँ से यहाँ है, तो ये इस वस्तु को बेकरी वाले के पास जा रहा है, तो यहाँ पर ये मध्यवर्ती वस्तु बनी। और जब ये आटा ब्रेड वाले के पास, तो यहाँ मध्यवर्ती वस्तु बनी, है ना। तो और जब ये उपभोक्ता के पास जाएगा तो ये बनी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है। तो यहाँ पे गेहूं सीधा उत्पादन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर गेहूं मध्यवर्ती वस्तु नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसान ने सीधा गेहूं का उत्पादन किया। अब वो गेहूं आटे में परिवर्तित हो रहा है और उसका कीमत कितना हो रहा है, 600। क्या इस 600 में इस गेहूं का कीमत शामिल है ना। तो इस 600 में से हमने ये जो मूल्य है, ये आटे के लिए मध्यवर्ती वस्तु क्या होगी, गेहूं हो गई। तो इस आटे की कीमत से यदि हम गेहूं का मूल्य को मध्यवर्ती वस्तु रखते हैं, तो हम मध्यवर्ती वस्तु का कीमत कितना रख रहे हैं, 200। यानी इस 600 में ये 200 रुपये इसका मध्यवर्ती वस्तु हुआ। अब उसके बाद हम बेकरी वाले के पास आते हैं। बेकरी वाले ने उसको कितने में खरीदा, 900 में खरीदा। पर इस 900 में खरीदने से पहले उसके पास वो मध्यवर्ती वस्तु क्या थी उसकी, उसने आटे को मध्यवर्ती वस्तु बनाया था, तो उसके लिए ये मध्यवर्ती वस्तु हो गई, ये उसकी मध्यवर्ती वस्तु बनी की कीमत, है ना। अब उसके बाद ब्रेड आया। ब्रेड जब बना तो ये उपभोक्ता के पास गया, तो उपभोक्ता के पास आने के लिए इसमें कहाँ, इसमें ये मध्यवर्ती बेकरी वाले के पास इसने वस्तु को कन्वर्ट किया किसमें, ब्रेड में, तब वो उपभोग के लायक बना। तो इसीलिए इसके लिए क्या मध्यवर्ती वस्तु हो गया, ये हो गया। तो ये आपके पास क्लियर हो गया कि यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु का हमका कैसे हमने उसका अमाउंट निकाला कि इसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल मध्यवर्ती वस्तु का कार्य नहीं करेगा, ये सीधा उत्पादन है, ये एक उत्पाद है। परंतु इस आटे के पहले एक देखिए आप प्रोसेस है गेहूं का, तो इसीलिए इसकी जो कीमत है वो उसकी मध्यवर्ती वस्तु है। बेकरी वाले के ऊपर क्या है, आटा है, तो इसकी कीमत में ये क्या हो गई, इसकी मध्यवर्ती वस्तु हो गई, और इसके लिए ये मध्यवर्ती वस्तु हो गई। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम मूल्य वृद्धि विधि में। मूल्य वृद्धि विधि में हम देखेंगे कि किसी वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है। तो अब देखिए आपका मूल्य 200 था, 200 में कोई भी मध्यवर्ती वस्तु नहीं था, तो इसीलिए इसकी कीमत पूरी 200 हो गई। परंतु जब हम आटे में आते हैं तो आटे की कीमत 600 रुपये है। इस 600 रुपये में इसकी मध्यवर्ती वस्तु का कीमत कितना है, 200 है। तो इस 600 में से यदि हम ये 200 को माइनस करते हैं तो हमें 400 मिलेगा। फिर हम आते हैं बेकरी वाले के पास। बेकरी वाले के पास के मूल्य कितना था, 900 था। इस 900 में से मध्यवर्ती वस्तु का कीमत को शामिल नहीं करना है, तो हम इस 600 रुपये को इसमें से माइनस करेंगे, तो हमको कितना मिलेगा, 300। फिर हम आते हैं ब्रेड में। ब्रेड की कीमत कितनी है, 1200 है। इस 1200 में मध्यवर्ती वस्तु की कीमत कितना है, 900 है। यदि हम इसको इसमें से माइनस करते तो हमको कितना मिलेगा, 300। ठीक, अब हम मूल्य वृद्धि यहाँ पे दिया, देखिए मूल्य वृद्धि विधि को प्रयोग करना चाहिए। तो हमको मूल्य वृद्धि जिस भी वस्तु का, वस्तु गेहूं, आटा, बेकरी, ब्रेड, इन सभी का हमको जो मूल्य वृद्धि विधि अमाउंट मिला है, राशि मिली है, रकम मिली है, उसी मूल्य को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। तो 200 प्लस 400 प्लस 300 हमारा 1200 होता है। तो हम इस 1200 को ही राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट करेंगे। राष्ट्रीय आय में इस 1200 को ही हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जीएनपी की गणना करेंगे, जीएनपी की गणना करेंगे, तो हम 1200 मूल्य को ही शामिल करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सावधानी में एक अंतिम था, अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल करना है। तो यहाँ पर अंतिम वस्तु का मूल्य क्या है, अंतिम वस्तु क्या है, ब्रेड है। इसका मूल्य कितना है, 1200 है। तो ये 1200 भी हम इसको शामिल कर, देखिए ये और ये दोनों सेम हो रहा है। तो इसीलिए अंतिम वस्तु का मूल्य को हमको राष्ट्रीय आय में जीएनपी को काउंट करते समय शामिल करना है, या फिर आप उसको मूल्य वृद्धि विधि से आप उसके कीमत को निकाल लीजिए और उसका टोटल करके आप उसको काउंट कर सकते। तो ये और ये आपका हमेशा बराबर रहेगा।
ठीक है, ये आपका बराबर रहेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आय विधि। आय विधि में क्या है, देखिए इस विधि में उत्पादन के साधनों को मिलने वाले पारिश्रमिक, उत्पादन के साधनों को क्या क्या पारिश्रमिक मिलता है, उसको मिलता है मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ। ये उत्पादन के साधनों को मिलने वाला पारिश्रमिक है। इन पारिश्रमिकों को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उत्पादन के विभिन्न साधनों को जो भी आय प्राप्त होती है, उन आयों का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर दिखता है जीएनपी बराबर W + I + R + P। तो यहाँ पे ये जीएनपी क्या है, ये है हमारा सकल राष्ट्रीय आय, जिसमें W मतलब क्या है, वेजेस यानी मजदूरी या वेतन, ठीक, प्लस I मतलब इंटरेस्ट यानी ब्याज, प्लस R यानी रेंट यानी किराया या लगान, और प्लस P मतलब प्रॉफिट यानी लाभ। ठीक, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। W मतलब वेजेस, I मतलब इंटरेस्ट, R मतलब रेंट और P मतलब प्रॉफिट। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो उत्पादन के साधनों का जो आय है, इसको हम कैसे क्लियर करेंगे कि मजदूरी वेतन में क्या शामिल होगा, ब्याज में क्या शामिल होगा। तो इसके एक एक बिंदु या घटकों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं आय विधि के चरण में क्या क्या होगा। सबसे पहला इसमें कर्मचारियों को प्राप्त वेतन या मजदूरी, किसी भी कर्मचारी को जो भी कहीं पर काम करता है, यानी जो भी श्रमिक है या कोई भी व्यक्ति है जो किसी उत्पादक के पास या किसी नियोक्ता के पास कार्य कर रहा है, तो उसको अपने श्रम के बदले में उसे प्राप्त होने वाला वेतन या मजदूरी इसके अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है हमारा परिचालन अतिरेक। परिचालन अतिरेक के अंतर्गत हम ब्याज, लगान और किराए को शामिल करते हैं। ये परिचालन अतिरेक का मतलब ये है कि जो भी संपत्ति, देखिए परिचालन अतिरेक हमारा क्या होगा कि यदि हमें किसी संपत्ति से आय प्राप्त हो रही है या फिर उद्यम वृत्ति, इसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि उद्योगों से आए, ठीक है। इन दोनों को हम परिचालन अतिरेक के अंतर्गत ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई घर है, आप उस घर को किराए में चढ़ा देते हैं, तो उससे आपको आय प्राप्त होगी, तो आपको क्या है, घर का किराया मिलेगा, है, तो वह आपके लिए परिचालन अतिरेक के अंतर्गत आएगा। और मान लीजिए आपकी ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन को कृषि कार्य के लिए किसी को दे देते हैं और वह 6 महीने तक कृषि करके आपके भूमि का आपको किराया देगा, तो भूमि पर हमें लगान प्राप्त होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय करना चाह रहा है, तो वह लोन लेता है या ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू करता है, तो उस पर उसे क्या देना पड़ता है, ब्याज। तो यहाँ पर हम ब्याज, लगान और किराए को से जो भी आय प्राप्त होती है, ठीक है, ब्याज, लगान और किराए के रूप में जो भी आय प्राप्त होती है उसे परिचालन अतिरेक के अंतर्गत रखते हैं। यानी संपत्ति से प्राप्त यदि कोई आय हो रही है या फिर उद्योगों से, यदि उद्यम वृत्ति या उद्योगों से कोई आय प्राप्त हो रही है, तो उसे हम परिचालन यानी ऑपरेटिंग यानी कार्य को करने में, प्रोग्रेस करने में यदि किसी प्रकार का कोई
आय प्राप्त होता है तो उसे इसके अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा है हमारा मिश्रित आय। मिश्रित आय का अर्थ है कि इसमें सभी प्रकार के आय को जोड़ा जाता है, पर किस क्षेत्र के? इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यदि आपका स्वयं का व्यवसाय है, मान लीजिए आप स्वयं कोई व्यवसाय करते हैं और उसकी आय को इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति, ज़रूरी नहीं है कि यदि वो नौकरी कर रहा है तो उसे वेतन मजदूरी मिलेगा। यदि वो अपनी संपत्तियों को कहीं इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कोई उद्योग के चला रहा है तो उसको ये प्राप्त होगा। परंतु कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति छोटा, कई होते हैं ना, छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जिनका अपना निजी व्यवसाय होता है ना, व्यापार होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का, यानी स्वयं का यदि कोई व्यवसाय है तो उससे जो आय प्राप्त होगी, स्वयं के व्यवसाय से आय, इसे मिश्रित आय में जोड़ा जाएगा। उसके बाद है इसमें, अब ये स्वयं के व्यवसाय से आय हो सकता है, आपको लाभ हो सकता है, हानि हो सकता है। हम आय में तो हालांकि हानि को नहीं जोड़ते हैं, और फिर ब्याज भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि स्वयं के व्यवसाय से किसी भी प्रकार का वेतन, देखिए स्वयं के व्यवसाय से, ध्यान रखना है आपको, तो स्वयं के व्यवसाय से कोई भी आय हो, ब्याज, लगान, किराया जो भी होगा, तो उससे जो आय आपको प्राप्त होगी वह मिश्रित आय के अंतर्गत शामिल होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये जो है, इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं, यानी कर्मचारियों के प्राप्त वेतन, कर्मचारियों को जो भी पारिश्रमिक मिलेगा उसे, परिचालन अतिरेक और मिश्रित आय, इन जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो इससे हमें प्राप्त होता है NDPFC। ठीक है, NDPFC होता है, किससे? इससे प्राप्त होता है हमको। ये तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? NDP। NDP क्या है? NDP है हमारा, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब यहाँ पे FC है तो ये क्या होगा? शुद्ध निवल घरेलू उत्पाद किसके आधार पर होगा? ये होगा साधन लागत पर। तो शुद्ध निवल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर प्राप्त होगी। कैसे? कर्मचारियों का वेतन, परिचालन अतिरेक और मिश्रित आय को जोड़ने पर। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यदि हम देखते हैं कि यदि हमें NDP प्राप्त हो गया है, ठीक है, यदि हमें NDP प्राप्त हो गया है तो हम इसके आधार पर NNP ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर? हमने NDPFC पर ये प्राप्त किया। तो इसमें जब भी हम अपनी प्लस NFIA को प्लस करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है NNP at FC। ठीक, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो हम इसको हिंदी में भी लिख के देख सकते हैं, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या हो जाएगा? ये साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद
प्लस क्या है, NFIA है। तो NFIA क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये है हमारा प्लस करेंगे हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक, क्लियर हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, यही है हमारा राष्ट्रीय आय। अब यहाँ पर देखिए कि यदि हमें आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये कौन कौन सी बातें हैं। यहाँ तो अभी तो हमने क्या देखा, प्रोसेस राष्ट्रीय आय को कैसे हम ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां ध्यान रखनी। स्वरोजगार से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल करना है, यानी हमारा स्वयं का कोई कार्य चल रहा है या कार्य हम कर रहे हैं जिससे हमें आय प्राप्त हो रही है तो उसे हमें राष्ट्रीय आय में शामिल करना है, उसे प्लस करेंगे। स्वयं के मकान में रहने का किराया, यदि हम स्वयं के मकान में रह रहे हैं तो उसका भी एक अनुमानित किराया हमको राष्ट्रीय आय में जोड़ना है। स्व उपभोग के उत्पादन का मूल्य, यदि मान लीजिए स्व उपभोग के उत्पादन का मूल्य यानी मान लीजिए किसान है वो अपने कृषि कर रहा है और उससे उसने जो उत्पादन किया है गेहूं या फिर धान की उसने उत्पादन किया है उसका वह अपने उपभोग के लिए रखकर फिर वह बाजार में उसको बेचता है। तो उसने यदि मान लीजिए वह किसान यदि वह किसान इस प्रकार का कोई उत्पादन कार्य नहीं करता तो उसे अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाजार से गेहूं या फिर चावल खरीदना पड़ता। तो अब वो स्वयं उत्पादन कर रहा है और वो अपनी आवश्यकता की वस्तु को रख के उसके बाद बाकी को वो बेच रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं उपभोग के लिए जो भी उत्पादन का मूल्य होगा यानी अपने उत्पादन से उसने अपने स्वयं के उपभोग के लिए जो रख लिया है उसके मूल्य को भी यहाँ पे शामिल करना है, किसमें, राष्ट्रीय आय में। फिर है अवैधानिक आय को शामिल नहीं करना है। अवैधानिक आय हम किसको मानते हैं, हम अवैधानिक आय को मानते हैं जैसे चोरी करना, डकैती डालना, इस प्रकार से यदि किसी भी प्रकार से हमको आय प्राप्ति होती है तो उसे हमें आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा नकद मजदूरी के साथ वस्तु सेवा के रूप में दी गई सुविधा को शामिल करना है। अब देखिए नकद मजदूरी के साथ, इसका मतलब है कि यदि कहीं पर कोई व्यक्ति कार्य करता है और उसको उस कंपनी के द्वारा रहने के लिए घर की सुविधा दी जाती है, चिकित्सा की सुविधा दी जाती है ना, इस प्रकार शिक्षा की सुविधा दी जाती है, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उस सुविधा का मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में काउंट करेंगे। तो अब हमारा ये आय विधि की सावधानियां कम भी क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्यय विधि क्या है। क्या है, एक वर्ष की अवधि में होने वाले विभिन्न व्ययों का योग जीएनपी कहलाते हैं। किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में जितने भी व्यय होंगे उन सभी व्ययों को हम जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक, व्यय विधि में व्यय विधि है इसीलिए हम यहाँ पे विभिन्न व्ययों को शामिल करते हैं। ये व्यय कौन कौन से होंगे देखिए, यानी ये जो व्यय है वो कौन कौन से होंगे उसके घटक दिए। पहला है निजी अंतिम उपभोग व्यय जिसे सी कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं। निवेश व्यय जिसे आई से डिनोट करते हैं। चौथा है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जिसे जी से डिनोट करते हैं। और शुद्ध निर्यात व्यय जिसे एक्स माइनस एम कहते हैं। एक्स मतलब निर्यात, एम मतलब आयात। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है देखिए, इन सभी को हमको प्लस करना है। तो हमारे लिए यहाँ पर जीएनपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि निजी अंतिम उपभोग के अंतर्गत हम क्या काउंट करेंगे, निवेश के अंतर्गत हम क्या काउंट करेंगे। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है, इसमें क्या क्या हम शामिल कर सकते हैं।
तो निजी अंतिम उपभोग व्यय में पहला है हमारा, देखिए, व्यक्ति या परिवार द्वारा किया गया व्यय, यानी एक व्यक्ति या एक परिवार अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को पूरा करने के लिए या उसकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी राशि या कितनी आय व्यय करता है ना, वो कितनी रकम व्यय करता है, उसे इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा है, देखिए, टिकाऊ एवं गैर टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय। टिकाऊ एवं गैर टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय से क्या तात्पर्य है? अब यहाँ पर आप देखेंगे टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय में आपको टिकाऊ में आप किन वस्तुओं को लेंगे और गैर टिकाऊ में आप किन वस्तुओं को लेंगे। टिकाऊ में हम ले सकते हैं जैसे कार, फ्रिज, एसी, ठीक है, इसे हम टिकाऊ वस्तु की श्रेणी में रखते हैं। और गैर टिकाऊ वस्तु में हम इसमें रखते हैं हमारे लिए जैसे कपड़ा, ठीक है, खाद्य पदार्थ। तो ये ऐसे हैं वस्तुएं हैं जो गैर टिकाऊ हैं, ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। तो टिकाऊ वस्तुओं को खरीदने में हम कितना व्यय करेंगे और गैर टिकाऊ वस्तुओं को खरीदने के लिए हम कितना व्यय किए हैं, उसे भी हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। थर्ड है हमारा वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय। वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय। सेवाओं पर व्यय क्या होगा? सेवाओं पर जैसे हमको शिक्षा की शिक्षा प्राप्त होती है, ठीक है, चिकित्सा, हमने इसके पहले भी उत्पादन व्यय में, उत्पादन विधि में भी देखा है कि सेवा को वहाँ काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर चिकित्सा सेवा, बैंकिंग, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये इसमें सेवाओं पर व्यय, इस प्रकार की सेवाओं पर कोई भी व्यक्ति या परिवार कितना व्यय करता है उसे भी हम इसके अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? निजी अंतिम उपभोग व्यय के अंतर्गत, यानी सी के। अब सेकंड आते हैं हम निवेश व्यय। निवेश व्यय में का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। यह उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय है, यानी किसी भी उत्पादन कार्य को करने के लिए हम जितना पूंजी का विनियोग करते हैं, निवेश करते हैं, वही यह निवेश व्यय कहलाता है। इसे पूंजी स्टॉक में वृद्धि भी कहते हैं। पूंजी स्टॉक का मतलब क्या है कि हमने जितना हम अमाउंट उत्पादन कार्य में लगाएं, उससे हमारी उस उत्पादन को बेचेंगे, बेचने पर हमें और आय प्राप्त होगी, इस प्रकार से हमारी पूंजी में वृद्धि होगी। तो इसे हम पूंजी स्टॉक में वृद्धि भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूंजी स्टॉक में वृद्धि को भी निवेश व्यय माना जाता है। यानी ये दोनों, या आप निवेश व्यय बोलने से भी आपका आई होगा और पूंजी स्टॉक में वृद्धि बोलने से भी आपका आई होगा। क्लियर? तो अब इसमें क्या कहते हैं, देखिए, इनमें ये जो निवेश व्यय है, इस निवेश में किन किन को शामिल करना है? इसमें है व्यावसायिक स्थिर परिसर। व्यावसायिक स्थिर परिसर का मतलब क्या है कि इसमें हम मशीन, है ना, मशीनरी और उपस्कर, निवेश व्यय। निवेश व्यय क्या है? यह उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय है। इसे पूंजी स्टॉक में वृद्धि भी कहते हैं। निवेश स्टॉक में, अब देखेंगे, पूंजी स्टॉक में वृद्धि भी यदि आपको दिया है तो आप उसको निवेश व्यय की तरह ले सकते हैं। तो निवेश व्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। व्यावसायिक स्थिर परिसर, इसमें हम मशीनरी, उपस्कर, और यदि हम कोई नए मकान खरीदे हैं, है ना, कोई नया मकान हम खरीदें तो उसे भी हम व्यावसायिक परिसर स्थिर परिसर के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास आता है माल के भंडारों में निवेश। माल के भंडारों में निवेश यानी हम अपने उत्पादन कार्य को या अपने कहेंगे निर्माण कार्य में हम जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं उसमें वृद्धि करना, यानी अपने स्टॉक में सामान को खरीद के रखना, तो उसे माल के भंडारों में निवेश कहा जाता है। फिर है हमारे पास गृह निर्माण में निवेश। गृह निर्माण में निवेश का मतलब क्या है? गृह निर्माण में आप क्या क्या निवेश करेंगे? हैं, तो हम क्या करते हैं, लोग हम रहने के लिए घर बनाते हैं, तो ये हमारा अपने स्वयं के रहने के लिए घर का निर्माण,
ठीक है। तो अपने स्वयं के रहने के लिए हम यदि घर खरीदते हैं या ठीक है या बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निवेश पर व्यय कहते हैं। तो आपको माल के भंडारों में निवेश में आपको मैं ये आप इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे हम सीमेंट खरीदते हैं, ठीक है, इस्पात खरीदते हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हम माल के भंडारों में लिख सकते हैं उदाहरण में। फिर है आपके पास देखिए सरकारी निवेश। सरकारी निवेश, सरकार जिन कार्यों पर निवेश करती है, तो सरकार किन किन कार्यों पर निवेश करती है, वह सड़क बनाती है, बांध बनाती है ना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, स्कूल बनाती है, चिकित्सालय बनाती है, सरकारी अस्पताल बनाती है, तो ये सरकारी निवेश कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या दिख रहा है कि निवेश व्यय हमारा क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा सरकारी व्यय। तो अब देखते हैं हमारा तीसरा क्या है, सरकारी व्यय यानी जी। ये क्या है, सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय। यदि किसी भी सार्वजनिक सेवाओं पर यदि व्यय हो रहा है तो उसे हम किसके अंतर्गत लेते हैं, जी के अंतर्गत, ठीक है। और ये सार्वजनिक सेवा क्या होती है, ये सार्वजनिक सेवा हमारी हो जाएगी शिक्षा, है ना। इस प्रकार की जो सुविधाएं सरकार देती है, यानी हमें सरकारी हॉस्पिटल मिला, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सरकारी व्यय कहलाते हैं। फिर है प्रतिरक्षा कानून पर व्यय, यानी देश की सुरक्षा के लिए जो व्यय करती है गवर्नमेंट, उसे भी हम प्रतिरक्षा व्यय के अंतर्गत, सरकारी व्यय के अंतर्गत लेते हैं। फिर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, जैसे किसी शासकीय स्कूल है, शासकीय चिकित्सालय, वहाँ पर जो लोग काम करेंगे उन्हें गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है, तो ऐसे वेतन का भुगतान भी सरकारी व्यय के अंतर्गत आता है। फिर चौथा है हमारा शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात में आपको पहले बताई थी कि निर्यात से हम आयात को माइनस करते हैं, किसी भी देश के निर्यात से आयात को माइनस करते हैं तो हमें शुद्ध निर्यात प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से अब हमारा देखिए फॉर्मूला यहाँ पे बनता है जीडीपी, यानी जीडीपी क्या होता है हमारा, सकल घरेलू, जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। एमपी है तो क्या है, बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर, ठीक है। एमपी है मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी कैसे कैट करें, अभी जो हमने चार चीज़ों का काउंट किया, सी प्लस आई प्लस जी, इनको हम प्लस करेंगे, और शुद्ध निर्यात यानी शुद्ध हमारे पास जितने हमने देश से जितना निर्यात किया उससे जितना आयात किया उसे माइनस करके इन चारों को हम प्लस करते हैं तो हमें जीडीपी एमपी प्राप्त होता है। अब जैसे ही हमें जीडीपी एमपी प्राप्त होता है तो इसके आधार पर इस जीडीपी एमपी से हम मूल्यह्रास माइनस करते हैं और एनएफआईए को प्लस करते हैं तो हमें एनएनपी एमपी प्राप्त होता है। तो एनएनपी एमपी क्या है, एनएनपी एमपी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एमपी है बाजार कीमत पर, ठीक, एमपी है बाजार कीमत पर। तो ये जब हमको अभी ये जो हमने डिटेल पढ़ा उसके आधार पर हमें ये मिला, ये मिल जाएगा तो उसी में हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे और एनएफआईए माइनस कर देंगे। एनएफआईए का मैं आपको पहले ही बताई थी क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये क्या है हमारा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। तो इसमें इसको मूल्यह्रास को माइनस करके एनएफआईए को प्लस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एनएनपी प्राप्त होता है, एनएनपी किस पर, एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर। अब जब ये मिल गया है तो हम इसके आधार पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं एनएनपी एट एफसी। एफसी क्या है, साधन की, साधन लागत पर। तो ये हमारा हो जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, साधन लागत पर,
FC है तो साधन लागत पर। तो ये जब NNP FC निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, NNP MP ये जो प्राप्त हुआ उससे हम अप्रत्यक्ष कर को और कोई भी सब्सिडी हमें प्राप्त है तो ये सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर को हम यदि माइनस कर देते हैं तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है बाजार कीमत पर। ठीक है, सॉरी, हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात होता है किस पर, साधन लागत पर। तो यही हमारा मेन टॉपिक था जो हमारा आज कंप्लीट होता है। तो आपको इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जब भी किसी भी राष्ट्र के बारे में यदि हमें कोई कंक्लूजन निकालना है कि वो राष्ट्र कैसे, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो हमने शुरू में पढ़ा, क्या पढ़ा, राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ा, राष्ट्रीय आय पढ़ा और राष्ट्रीय व्यय। तो राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय व्यय, तो ये तीनों सेम है, केवल हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत जो घटक है उसको अलग अलग करके अलग अलग तरीके से ले लेते हैं, परंतु अमाउंट हमारा जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट होगा वो हमारा सेम आएगा। तो हम यहाँ से ये अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की यदि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो रही है, अब किसी भी देश के यदि हम देखें कि यदि किसी भी देश के यदि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो रही है, देखिए वृद्धि हो रही है तो क्या होगी, उसकी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो उसके राष्ट्रीय व्यय में भी वृद्धि होगी। क्लियर, यानी जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ज़्यादा लोग कार्य करेंगे, यानी उतनी ज़्यादा आय प्राप्त होगी। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा, जितना ज़्यादा बेचेंगे उतनी ज़्यादा आय प्राप्त होगी। तो जितनी ज़्यादा आय प्राप्त होगी उतना ज़्यादा हम व्यय भी करेंगे, है ना, अपनी जितनी आवश्यकताओं की वस्तु को और ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस प्रकार से ये देखते हैं कि यदि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और राष्ट्रीय व्यय में भी वृद्धि होगी, है ठीक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका एक हम एस्पेक्ट ये देखते हैं कि यदि हमको ये ऐसी स्थिति दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उपभोग व्यय, उस देश की उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है। उपभोग व्यय में यदि वृद्धि हुई है तो वो कहलाता है हमारा आर्थिक, ये कहलाता है हमारा आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगा। ठीक, किसी भी देश की यदि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो उसकी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ उसके राष्ट्रीय व्यय में भी वृद्धि होगी। और यदि ये तीनों में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है उस देश का उपभोग व्यय बढ़ा है। यदि उस देश का उपभोग व्यय बढ़ा है अर्थात उस देश का आर्थिक कल्याण की स्थिति में भी बहुत प्रगति हो रही है। तो हमारा आज का टॉपिक यही क्लोज होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको राष्ट्रीय आय की गणना बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इस जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, इन नोट्स के आधार पर आप इसको बार बार देख के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।